हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझते हैं हिंदी कोर्स बी का गद्य पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल जी। सबसे पहले पाठ का हम सार समझेंगे और फिर प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। आइए शुरू करते हैं। संगम नामक फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के बाद राज कपूर जी जो फिल्म के नायक थे उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास आ गया और इस कारण उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के बनाने की घोषणा कर दी। ये 4 फिल्में थी मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त तथा चौथी फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। इन्हीं फिल्मों के दौरान जब ये फिल्में बन रही थीं तो राज कपूर ने और जो बाकी फिल्में थी उनमें भी अभिनय किया, जिनमें उस सन 1966 में शैलेंद्र जी द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम भी शामिल है। और यह कहा जा सकता है कि तीसरी कसम फिल्म ही नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा सेल्यूलाइड यानी कि कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता ही थी। मतलब उन्होंने, शैलेंद्र जी ने ये फिल्म इतनी दिल लगाकर, इतने अधिक मनोयोग से बनाई कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरी फिल्म ही एक कविता के समान है। पूरी फिल्म ही हमें रस प्रदान करती है, हमें आनंद प्रदान करती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें कलाकारों का जो अभिनय है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही उच्च कोटि का है। तीसरी कसम फिल्म गीतकार शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी इसको माना गया, उसका पुरस्कार भी मिला और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई थी। यह फिल्म कला से परिपूर्ण थी, यानी कि जो एक आर्ट होती है फिल्म में, जो एक्टिंग की आर्ट है वो इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से पेश की गई है और उसी कला के कारण इस फिल्म की बहुत अधिक प्रशंसा हुई, बहुत तारीफ हुई और इस फिल्म में हमें शैलेंद्र जी की भावुकता पूरे जोर शोर पर, पूरी शिद्दत के साथ दिखाई देती है। तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के द्वारा अभिनीत सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, यानी राज कपूर जी ने जो इस फिल्म में एक्टिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त है। राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का खिताब हासिल था। एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं उन सब कंट्रीज में सबसे बड़े शोमैन माने जाते थे राज कपूर साहब। वे अपनी आंखों से अभिनय करने और अपनी आंखों से ही अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने में माहिर थे। शैलेंद्र ऐसे गीतकार थे जिन्होंने अपनी भावनाओं को कविता के रूप में प्रस्तुत किया और वो उसमें माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द दिए और राज कपूर जी ने भी उनको बड़ी ही खूबी के साथ निभाया। राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है और जिस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे थे शैलेंद्र जी, तो राज कपूर जी को इस बात का भी अंदाजा था कि ये फिल्म आम लोगों को उतनी पसंद नहीं आएगी। उन्होंने शैलेंद्र जी को इसलिए एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते इस फिल्म की असफलता के खतरों से भी आगाह कराया, सचेत किया, परिचित करवाया। परंतु शैलेंद्र जी को ना तो धन संपत्ति की इच्छा थी, मतलब वो ऐसे लालची व्यक्ति नहीं थे जो धन इकट्ठा करने में विश्वास रखते थे, और ना ही उन्हें ऐसा अपना नाम, अपना यश कमाने की इच्छा थी। बस वे तो ये चाहते थे कि मैं एक यादगार फिल्म दूं लोगों को और अपने मन की संतुष्टि के लिए फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी सरल हृदय व्यक्ति थे। तो वो जो सरलता, जो व्यक्तित्व उनका वास्तव में था वही वो फिल्म में दर्शाना चाह रहे थे। इसी कारण उन्होंने ऐसी ये यादगार फिल्म बनाई। तीसरी कसम चाहे आज फिल्मी इतिहास में बहुत कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हो, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि इसे पर्दे पर दिखाने और इसे प्रसारित करने के लिए वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही मुश्किल से मिले थे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी बिजनेस हो छात्रों,
कोई भी काम हो, लोग ये देखते हैं भाई इसमें हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम कितना पैसा कमाएंगे। तो ये फिल्म जो थी, इसमें क्योंकि आर्ट थी बहुत अधिक, और ऐसी जो एक चीप पब्लिसिटी के लिए जो फिल्में बनती हैं वो चीज़ इसमें नहीं थी। तो इसीलिए फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर्स को खतरा आ रहा था उठाने में इस फिल्म को, कि हम इसको कैसे इसको खरीदें और कैसे आगे बेचें, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये फिल्म चलेगी नहीं। इसलिए उसमें थोड़ी मुश्किल आई, परंतु ये हकीकत है कि ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थीं उनको समझना उन लोगों के बस की बात नहीं है जो केवल रुपए पैसे से ही हर चीज को तौलते हैं, केवल बस रुपया पैसा ही देखते हैं, केवल लाभ ही लाभ देखते हैं। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था उन्हें किसी तराजू में नहीं तौला जा सकता। वो जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, जो करुणा इसमें है, वो तो जबरदस्त है। और ये केवल जो लोग कला की जानकारी रखते हैं, जो कला मर्मज्ञ हैं, केवल वही कला की कद्र करते हैं, वही जानते हैं। श्री 420 का एक गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, जो ये गीत था, इसकी एक पंक्ति थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो इस पंक्ति के बारे में, इस पंक्ति के संबंध में संगीतकार जयकिशन जी ने शैलेंद्र जी को बोला था कि भाई ये जो आप इसमें दसों दिशाओं की बात कह रहे हैं तो आम पब्लिक इसको समझेगी नहीं। उन्होंने इसलिए आपत्ति जताई थी जयकिशन साहब ने। लेकिन शैलेंद्र जी ने जब ये गीत श्री 420 के लिए लिखा तो उन्होंने कहा नहीं, लोग समझेंगे जरूर, और वे इस पंक्ति को नहीं तैयार हुए, नहीं बदलने के लिए, कि नहीं बदलूंगा मैं ये पंक्ति ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि दर्शकों की पसंद को ही ध्यान में रखकर केवल सस्ती लोकप्रियता यानी चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए फिल्म निर्माता को फिल्म नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उनका मानना था कि एक कलाकार का ये भी कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करे, यानी दर्शकों की पसंद को और अच्छा और सुंदर आकार दे, उसे सुंदरता में परिवर्तित करे, उसे चीपनेस में, अश्लीलता में ना परिवर्तित करे, उसे उस तरह से ना दिखाए, बल्कि उसका अच्छा रूप, उसका बेहतर रूप, उसका ऐसा भव्य रूप दिखाए। ये उनका मानना था। शैलेंद्र जी ने जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किए जाते रहे हैं। शैलेंद्र जी ने कभी भी निम्न स्तरीय कला, ढोंग या दिखावे को नहीं अपनाया। मतलब लो कैटेगरी की आर्ट दिखाने में वो, यानी अश्लीलता वगैरह दिखाने में वो विश्वास नहीं करते थे। उनके गीतों में शांत नदी की तरह प्रवाह था, ऐसी फ्लुएंसी, ऐसी शांति मिलती है उनके गीतों में। परंतु उनका जो अर्थ होता था गीतों का, वो समुद्र की तरह गहरा होता था, जो मन पे असर डालता था बहुत ज्यादा। इसी विशेषता को उन्होंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया था और अपनी फिल्म में भी इसी विशेषता को उन्होंने साबित किया था। तीसरी कसम अगर सिर्फ इकलौती नहीं तो उनकी कुछ सफल फिल्मों में जरूर है, जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। यानी उन्होंने ऐसी फिल्म ये बनाई, और ये इस फिल्म को, तीसरी कसम फिल्म को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो रचना है तीसरी कसम उफ मारे गुलफाम, उस पर आधारित थी। और साहित्य रचना में जिस तरह से उन्होंने, रेणु जी ने, जो इसके वास्तविक लेखक हैं, उन्होंने जिस तरह से उसको दर्शाया है, जिस तरह से चित्रित किया है, उसी तरह से ऐसा फेर बदल शैलेंद्र जी ने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना कहानी कुछ होती है जो वास्तव में साहित्य में रचा गया होता है, और जब उसे फिल्म में ढालते हैं तो बहुत सारी और बातें उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। परंतु शैलेंद्र जी ने ऐसा नहीं किया, साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया। 100% उन्होंने इस बात पर खरी उतरती है उनकी ये वाली फिल्म। तीसरी कसम फिल्म की यह खास बात थी कि उसमें दुख और पीड़ा को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत नहीं किया गया। आमतौर पर क्या होता है, जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में कोई ऐसा ट्रेजिक सीन होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जो वास्तविक जिंदगी में नहीं होता शायद।
है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है। परंतु उन्होंने इस फिल्म में जो दुख और जो व्यथा, जो पीड़ा दिखाई है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाई है, बल्कि जीवन की सही परिस्थितियों की ही भांति उन्हें प्रस्तुत किया उन्होंने। मतलब दुख से वास्तव में हमें कितना धक्का पहुंचता है, कितनी ठेस पहुंचती है, और फिर हम संघर्ष करने के लिए कैसे तैयार होते हैं, ये फिल्म में उन्होंने जीवन से संबंधित बिल्कुल वैसा ही दर्शाया है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को गाड़ीवान हीरामन बना दिया था, और वहीदा रहमान जो इस फिल्म की नायिका हैं, उनको छींट की साड़ी में लिपटी हीराबाई, यानी इस फिल्म में जो हीरामन की भूमिका अदा की है राज कपूर जी ने, है ना, टप्पर वाली गाड़ी है उसको चलाते हैं और उनका नाम हीरामन है। और वहीदा रहमान जी इस फिल्म की नायिका हैं, और उन्होंने इस फिल्म में छींट की साड़ी बच्चों कहते हैं डॉट वाली साड़ी, जिसपे डॉट का प्रिंट हो, डिजाइन हो। तो आप ये मैंने जो चित्र लगाया है ये फिल्म का ही एक चित्र है, आप देख रहे हैं, वहीदा रहमान जी और राज कपूर जी। वहीदा रहमान जी हैं, गांव गांव जाकर जो नौटंकी नाचती है, ऐसी एक नृत्य की उसका चित्रण किया है, और उनका नाम इसमें रखा है, नायिका का नाम है हीराबाई। तो कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। वास्तव में ये जो इस कहानी में जो दोनों पात्रों ने जो अभिनय किया है वो वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। और जब उकड़ू बैठा का मतलब क्या होता है बच्चों, जब जमीन पर ऐसे जैसे गांव वाले बैठ जाते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे घुटने मोड़कर, घुटने सीने के साथ लगाकर और ऐसे बैठते हैं, उसको बोलते हैं उकड़ू बैठना। हीरामन जब ऐसे बैठते हैं और हीराबाई से पूछते हैं कि मन समझती हैं ना आप, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे मन में प्यार है, तुम समझती हो ना। तो हीराबाई जबान से कुछ नहीं कहती, मुंह से कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन वो आंखों से ही किस तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त करती हैं, ये देखने की चीज है। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, यानी हमारी फिल्में जिंदगी से बहुत दूर होती हैं और काल्पनिकता उनमें बहुत ज्यादा भरी होती है। परंतु तीसरी कसम की एक खास बात थी कि यह फिल्म दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है, यानी दुख की स्थिति में भी इंसान दोबारा जिंदगी से संघर्ष करता हुआ कैसे आगे बढ़ता है, इस फिल्म में ये दर्शाया गया है। इस फिल्म में जो जिंदगी से दूर होती हुई जो फिल्मों में जो चीज आमतौर पर दिखाई जाती है वो इस फिल्म में नहीं थी। इस फिल्म में ऐसा ही था जैसा वास्तविक जिंदगी में होता है। हम लोगों को जब कभी हार मिलती है जिंदगी में, आमतौर पर यही होता है, जब इंसान को कभी हार मिलती है या कभी दुख होता है, परंतु फिर वो आगे जिंदगी में बढ़ने को तैयार होता है, संघर्ष करता है, वही इस फिल्म में दर्शाया गया। तो लोक तत्व का जो अभाव आमतौर पर होता है वो इसमें नहीं था। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र जी का गीत सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, ये जो गीत है ये बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है, अनोखा बन पड़ा है, और मुकेश जी ने इसमें और चांद लगा दिए हैं। तो ये गीत अपने आप में ही एक उदाहरण सा बन गया है, और ये भी फिल्मी इतिहास में इसका बहुत नाम है। और आपने ये गीत सुना होगा, नहीं तो आप इसको सुन भी सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही सुरीली आवाज में गाया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिनय की दृष्टि से तीसरी कसम नामक फिल्म राज कपूर जी की सर्वोत्तम फिल्म है। अभिनय की बारीकी को जांचने परखने वाले उन्हें आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, क्योंकि इस समय तो वे एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके थे। तीसरी कसम नामक फिल्म में उनका खुद का व्यक्तित्व कि वे इतने बड़े कलाकार, इतने पूरे एशिया के सबसे बड़े शोमैन माने जा रहे थे उस समय, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसमें अभिनय किया है कि उनका अपना खुद का व्यक्तित्व गाड़ीवान हीरामन की आत्मा में उतर गया है, उसमें ढल गया है। कहीं फिल्म को देखते हैं तो कहीं आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये इतने बड़े फिल्मी स्टार हैं राज कपूर जी। आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि कोई ग्रामीण है, कोई गांव वाला है, निहाती भुच्च
निहाती देहात का रहने वाला कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गंवार है, आपको फिल्म देखकर ऐसा लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। तो ये जो इस तरह से दर्शाना, अपनी कला को इस तरह से फिल्म में एक्टिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है जो राज कपूर जी ने पूरी तरह से दिखा दिया। उन्होंने 100% इसके साथ भी अपनी अभिनय के साथ भी उन्होंने न्याय किया है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं लिखी थी। कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह से दृष्टिगोचर होता है। जो वास्तविक कहानी है, मैंने बताया आपको, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना, मैंने बताया आपको तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। लेकिन फिर जब तीसरी कसम के लिए इसका स्क्रीन प्ले लिखना था, पटकथा लिखनी थी, तो रेणु जी ने ही लिखी है। और फिल्म का हर अंश, हर हिस्सा बहुत ही, जो कहानी में है, जो हर हिस्सा, मुख्य हिस्सा, वो फिल्म में पूरी तरह से नजर आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इस तरह से ये एक यादगार फिल्म है। छात्रों, आइए अब प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। पहला प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? सेल्यूलाइट पर लिखी कविता का अर्थ है कैमरे की रील में उतार कर उसे चित्र यानी चित्रपट यानी कि सिनेमा के पर्दे पर उतारना, उसको कहते हैं। तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ही वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की बहुत ही मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उतारा। इसलिए यह फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक इसके जो मूल कथा है वो वास्तव में एक कविता के समान ही है, और उसे पूरी ईमानदारी के साथ फिल्म में शैलेंद्र जी ने उतारा है। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? इस फिल्म को खरीदार इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि इस फिल्म में अनावश्यक मसाले, अश्लीलता इत्यादि जो चीज़, जो हिंसा, जो आम जनता दिखना चाहती है ना, और जिससे फिल्मी जो वितरक हैं वो पैसा कमाते हैं, वो सब इसमें नहीं था। इस कारण ये फिल्म 2 से 4 रुपए बनाने वाले लोगों की समझ से बाहर थी। इस फिल्म को इसीलिए खरीदार नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि ऐसे खरीदार बहुत कम होते हैं जो कला की बारीकी को समझते हैं। अगला प्रश्न, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? शैलेंद्र जी के अनुसार कलाकार का यही कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करे। दर्शकों की रुचियों की आड़ में वो सस्तापन या उथलापन या अश्लीलता को न दिखाए, बल्कि वो जो दर्शक देखना चाहते हैं उस चीज को वो बेहतर और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके दिखाए। अगला प्रश्न है, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? फिल्मों में त्रासद यानी ट्रेजिक सीन्स को इसीलिए ग्लोरीफाई किया जाता है जिससे फिल्म निर्माता दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सकें, और निर्माता निर्देशक इसलिए हर दृश्य को दर्शकों की रुचियों का बहाना बनाकर उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जिससे उनके द्वारा खर्च किया गया एक एक पैसा वसूल हो सके और वे अधिक से अधिक पैसा कमा सकें और उन्हें सफलता मिले, उन्हें लोकप्रियता मिले। अगला प्रश्न, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इसका आशय यह है कि राज कपूर जिस तरह से इस फिल्म में अभिनय करते हैं, उन्होंने जो अपने जबान से इतनी बातें नहीं की जो उन्होंने अपनी आंखों से, अपने हाव भाव से इस फिल्म में दर्शाई हैं। इस फिल्म में हर व्यथा को, हर भावना को राज कपूर जी ने बड़ी ही खूबसूरती, बड़ी ही कुशलता के साथ उसे अपने हाव भाव के माध्यम से और अपनी आंखों के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया है। राज कपूर जी जो कहना चाहते हैं, जो
दर्शा रहे हैं अभिनय की दृष्टि से, और जो फिर शैलेंद्र जी ने उन्हें कुछ शब्दों के द्वारा व्यक्त किया और राज कपूर जी ने अपनी आंखों से भी व्यक्त किया है, अपने हाव भाव से व्यक्त किया है। अगला प्रश्न, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? शोमैन का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो, वो प्रसिद्ध हो जाए, वो अपनी कला के द्वारा, अपने आकर्षण के द्वारा समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर ले। और राज कपूर उस समय, अपने समय में एक बहुत ही बड़े फिल्मकार थे, है ना। उन्होंने ऐसी फिल्में दी जिसमें वो पूरी ही सार्थकता के साथ अपने आप को स्थापित कर सके, और उन्होंने कला के साथ भी पूरा पूरा न्याय किया, है ना। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उस समय वो बहुत अधिक लोकप्रिय अभिनेता थे और उनका जो अभिनय था वो भी उस समय बिल्कुल बुलंदी पर था। दर्शकों के मनोमस्तिष्क पर उनका जो अभिनय था वो छा जाता था। दर्शक उनके अभिनय से इतने प्रभावित हो जाते थे कि वे बार बार फिल्म को देखना पसंद करते थे और उनकी तारीफ करते थे। राज कपूर जी की जो फिल्में हैं, उनकी डिमांड, उनकी चाहत केवल भारत में ही नहीं थी बल्कि विदेशों में भी थी। अगला प्रश्न, फिल्म श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? संगीतकार जय किशन जी ने गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां में पंक्ति पर उन्होंने आपत्ति दसों दिशाओं को लेकर की, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं परंतु 10 दिशाएं नहीं समझ सकते। दर्शकों को 10 दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा। अब ये देखिए, ये प्रश्न उत्तर हैं जिनके 50-60 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? राज कपूर जी एक ऐसे फिल्म निर्माता और कलाकार थे जो फिल्म की बारीकियों को, फिल्म जगत के तौर तरीकों को समझते थे और साथ ही वे शैलेंद्र जी के मित्र भी थे। इसलिए जब शैलेंद्र जी ने उनसे कहा कि वे एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं, तीसरी कसम फिल्म की कुछ कहानी वगैरह उनको बताई और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाते हुए उन्हें फिल्म की असफलता के खतरों से सचेत किया, क्योंकि वे समझ रहे थे कि उनकी फिल्म को फिल्मी वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे, आम लोगों को ये पसंद नहीं आएगी। परंतु शैलेंद्र जी ने फिर भी ये फिल्म बनाई, क्योंकि वे जिस तरह के खुद एक सरल हृदय भावुक कवि थे, वे अपनी भावनाओं को फिल्म में उतार कर लोगों को देना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे। उन्हें धन कमाने की इच्छा नहीं थी, वे लालची नहीं थे। वे ये नहीं चाहते थे कि उन्हें पब्लिसिटी मिले, उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिले। वे तो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बस एक यादगार फिल्म बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमा में व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। राज कपूर एक महान कलाकार थे। फिल्म के पात्र की मांग के अनुसार खुद को ढाल लेने में वे सिद्धहस्त थे। मतलब उन्हें ये बहुत अच्छी तरह आता था। वे कोई भी फिल्म करते थे, उसके पात्र की जो डिमांड होती थी, पात्र किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, कैसे उसको प्रस्तुत करना चाहिए अभिनय के माध्यम से, वे उस पर पूरा ध्यान देते थे। और राज कपूर जी जो हैं उस समय एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में तो स्थापित हो ही चुके थे, तो उनका जो अभिनय था वो बुलंदियों पर था, चरम सीमा पर था। तो इस फिल्म में उन्हें एक सरल हृदय और गाड़ीवान के रूप में अपने आप को दर्शाना था। उन्होंने इस पर बहुत अधिक मेहनत की और उनका जो व्यक्तित्व है वो हीरामन से एकाकार हो गया है। मतलब दोनों एक हो गए, मिक्स हो गए, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो फिल्म में जो हीरामन है वो बिल्कुल देहाती है, एकदम ग्रामीण। मैं आपको बता ही रही हूँ छात्रों कि उस समय राज कपूर जो सबसे बड़े एशिया में सबसे बड़े शोमैन के रूप में प्रसिद्ध थे, तो कितने बड़ी हस्ती, सेलिब्रिटी बन चुके थे, और यहाँ बिल्कुल एक ग्रामीण भुच्च देहाती उन्हें
प्रस्तुत करना था अपने आप को, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उसको निभाया। वो बिल्कुल ही अद्वितीय है, उनका जो पात्र का अभिनय है। और नौटंकी की बाई बनती हैं वहीदा रहमान जी, जो हीराबाई का पात्र निभा रही हैं। और जिस तरह की वो बोली बोलती हैं, उस बोली पर हीरामन है वो रीझता है, उसको बड़ी अच्छी लगती है उनकी बोली। हीराबाई जो है वो अगर जरा सी भी उपेक्षा कर देती है हीरामन की, तो उसे लगता है कि जैसे वो ऐसा प्रतीत होता है हीरामन की वो अपने अस्तित्व से जैसे जूझ रहा है। और ये जो उसका जो संघर्ष है, जो उसका अपने अस्तित्व से जो जूझना है, वो भी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो फिल्म में राज कपूर कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता हमें ये लगे कि इतने बड़े स्टार हैं और वो अभिनय कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि एक गाड़ीवान बिल्कुल देहाती हीरामन ही है। तो तीसरी कसम फिल्म में इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज कपूर का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे हीरामन की आत्मा में उतर गया है। अगला प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? यह वास्तविकता है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है, पूरी ईमानदारी से उसको दर्शाया है। यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर बनी है। इस फिल्म में जो मूल कहानी है उसको बिल्कुल भी बदला नहीं गया, उसमें कोई हेर फेर नहीं की गई, बल्कि कहानी का जो प्लॉट है, कहानी की जो मुख्य जो भी बातें हैं, उनको बड़ी बारीकी से फिल्म में उतारा गया था। इसलिए साहित्य की जो मूल आत्मा है उसको पूरी तरह से इसमें सुरक्षित रखा गया था, इसीलिए ऐसा कहा है लेखक ने। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है, अपने शब्दों में लिखिए। शैलेंद्र एक कवि और सफल गीतकार थे। उनके लिखे गीतों में हमें बहुत सी विशेषताएं नजर आती हैं। उनके गीत सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा में थे और अपने अंदर वो जो गीत लिखते थे उनमें शांत नदी सा प्रवाह होता था, परंतु समुद्र के समान गहराई होती थी। वो दिल पर बड़ा असर करते थे। शैलेंद्र जी एक आदर्शवादी भावुक कवि थे और उनका यही स्वभाव, उनका यही व्यक्तित्व उनके गीतों में भी हमें झलकता हुआ नजर आता है। उन्होंने झूठे दिखावे की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके गीतों में भी भावों की प्रधानता थी। वो आम जनजीवन से जुड़े हुए थे। उनके गीतों में जहां हमें करुणा नजर आती है, वहां जिंदगी से संघर्ष भी नजर आता है। संघर्ष की प्रेरणा भी हमें वहीं से मिलती है। उनके गीत मनुष्यों को दुखों से घबराकर बैठने का संदेश नहीं देते, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। इस तरह से उनके गीत का एक एक शब्द भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया समर्थ है। अगला प्रश्न, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र जी की अनेक विशेषताएं हैं। पहली, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र जी ने जीवन के आदर्शवाद और भावनाओं को इतने अच्छे ढंग से तीसरी कसम फिल्म के द्वारा सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है कि इसी कारण इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया और इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। नेक्स्ट पॉइंट, राज कपूर जी का जो अभिनय है वो इसमें उत्कृष्ट कोटि का है, जिस कारण दर्शक भी उनकी बहुत अधिक सराहना करते हैं और बार बार फिल्म को देखना चाहते हैं। राज कपूर की भावनाओं को उन्होंने शब्द दिए हैं। अगला पॉइंट, जीवन की मार्मिकता को शैलेंद्र जी ने बहुत ही ईमानदारी और सार्थकता से इसे फिल्म के पर्दे पर उतारा है, जिस कारण इसे सेल्यूलाइड पर लिखी कविता भी कहा गया है। अगला प्रश्न, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्मों में कैसे झलकती है, स्पष्ट कीजिए। शैलेंद्र एक आदर्शवादी, संवेदनशील, भावुक कवि थे। शैलेंद्र जी ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया और उसी फिल्म का नाम है तीसरी कसम। यह एक भावना प्रधान फिल्म थी। इसमें शांत नदी सा प्रवाह था, समुद्र जैसी गहराई थी और जैसा खुद का उनका जीवन था शैलेंद्र जी का, सच्चाई पर आधारित, सरलता से भरा हुआ, ऐसे ही ये फिल्म है। तीसरी कसम फिल्म का जो नायक है वो हीरामन है और उसे भी अत्यंत सरल हृदय और भोला भाला दिखाया गया है, जो केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। इसलिए वह दिल से ही सोचता है। उसके लिए मोहब्बत के सिवा और कोई चीज ही नहीं है। ऐसा ही व्यक्तित्व शैलेंद्र जी का भी था। हीरामन को धन की चकाचौंध से दूर रहने वाले एक देहाती के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया।
इसके अतिरिक्त तीसरी कसम में दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। शैलेंद्र अपने जीवन में भी दुख को सहज रूप से जी लेते थे, वही उन्होंने फिल्म में दर्शाया। वे दुख से घबराकर दूर भागते नहीं थे, बल्कि उसका सामना करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में भी झलकती है। अगला प्रश्न, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कवि कोमल भावनाओं से भरा रहता है। उसमें करुणा, सादगी और उसके विचारों में शांत नदी सा प्रवाह और समुद्र की गहराई होना बहुत अधिक आवश्यक है, और वो एक सच्चे कवि हृदय में होते हैं। ये फिल्म ऐसी ही है। ये इस फिल्म की जो साहित्य जो रेणु जी ने लिखा, वो उन्होंने इसमें इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं चीजों को लिखा है, और उसे उसी रूप में केवल एक सच्चा कवि हृदय अर्थात शैलेंद्र जी ही प्रस्तुत कर सकते थे। उन्होंने इसमें दर्शकों की रुचियों का परिष्कार किया है। केवल दर्शकों की रुचियों को ही ध्यान में नहीं रखा, बल्कि उनका परिष्कार करने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म एक सच्चा कवि हृदय शैलेंद्र जैसे ही व्यक्ति ही बना सकते थे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार धन संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्म संतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। इसका आशय यह है कि शैलेंद्र जी एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। उन्हें अपार धन संपत्ति और यश की कामना नहीं थी। वे सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहते थे। वो तो केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए एक यादगार फिल्म लोगों को देना चाहते थे, और उनका ये मानना था कि जो दर्शक चाहें केवल वही प्रस्तुत कर देना एक सच्चे फिल्म निर्माता का काम नहीं है, बल्कि एक सच्चा जो फिल्म निर्माता होता है उसे दर्शकों की रुचियों को सुधारना, उन्हें परिमार्जित करना, उन्हें अच्छे रूप में, सुंदर रूप में प्रस्तुत करके दिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, और वे खुद जिस प्रकार से थे, उन्होंने उन्हीं अनुभूतियों को, अपनी जो सद्प्रवृत्तियां थी, उन्होंने उनको दिखाया इस फिल्म में। इसी कारण शैलेंद्र ने ये फिल्म बनाई। अगला प्रश्न है, उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। तो इसका भी उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि आदर्शवादी उच्च कोटि के गीतकार और कवि हृदय शैलेंद्र ने रुचियों की आड़ में कभी भी दर्शकों पर कोई उथलापन, कोई घटियापन थोपने का प्रयास नहीं किया। आज हम देखते हैं कि फिल्में जो हैं वो लोगों के मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। समाज में हर वर्ग के लोग फिल्में देखते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं, और ज्यादातर हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जो नकारात्मक चीजें होती हैं, उससे लोग जल्दी कैच करते हैं, जल्दी उससे कुछ सीख लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। और आजकल जिस तरह की फिल्मों का निर्माण होता है हम सब देख ही रहे हैं, उसमें काल्पनिकता बहुत अधिक जोड़ी जाती है। दर्शकों की जो भावनाएं होती हैं उनसे खेला जाता है, मतलब उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। हिंसा और जो लव सीन्स हैं या कुछ जो अश्लीलता है उसको भी दिखाया जाता है। ऐसी फिल्में जो होती हैं, तो फिर ऐसी फिल्में पूरा परिवार एक साथ बैठकर नहीं देख सकता। तो शैलेंद्र जी का ये मानना था कि फिल्म निर्माता पैसा कमाने के उद्देश्य से और बहाना बनाए कि दर्शक ऐसा देखना चाहते हैं, ये गलत है। वो ये कहते थे कि भाई दर्शक जो देखना चाहते हैं हमें उसको बेहतर रूप में प्रस्तुत करके दिखाना है। हमें 2 से 4 थोड़ी ना बनाने हैं, यानी हमें कोई धन कमाने के लिए थोड़ी ना फिल्म बनानी है। केवल हमारा काम क्या है कि हम अच्छी चीज बनाएं, लोगों की रुचियों का परिष्कार करें, लोगों समाज को आगे बढ़ाएं। क्योंकि दर्शकों की रुचियां अगर बेहतर रूप में, अच्छे साफ सुथरे रूप में उभर कर आएंगी तो क्या होगा, समाज भी तो तरक्की करेगा। तो उनका जो कर्तव्य था, जो वो मानते थे, शैलेंद्र जी मानते थे, वो यही मानते थे कि कलाकार का यही कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करे। अगला प्रश्न, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसका अर्थ यह है कि व्यथा, पीड़ा, दुख, क्लेश आदि व्यक्ति को कमजोर
या हतोत्साहित निराश कर तो देते हैं, परंतु उसे पराजित नहीं करते, बल्कि उसे और दृढ़ और मजबूत और आशावादी बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। ऐसी स्थितियां जो जिंदगी में हमें कोई दुख की परेशानी की मिलती हैं, तो थोड़े टाइम के लिए दुख हमें अवश्य होता है, परंतु एक सीख भी मिलती है और हम आगे बढ़कर दोबारा हम जिंदगी में आगे संघर्ष करते हैं। तो ये बात भी कही जाती है ना कि जो आशा की किरण है वो अंधकार को चीरकर ही निकलती है। बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख का महत्व होता है ना। तो इसलिए जो दुख पीड़ा है, इसके कोख से ही हमेशा सुख का उदय होता है, सुख जन्म लेता है, हमें आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। अगला प्रश्न, दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है। अब इसका आप ऐसे लिखेंगे उत्तर, तीसरी कसम नामक फिल्म भावात्मक फिल्म है। उसे अच्छी रुचियों वाले, संस्कारी मन और कला की परख करने वाले लोगों की जरूरत थी। कवि शैलेंद्र ने फिल्म का निर्माण धन कमाने या यश प्राप्त करने की इच्छा से नहीं किया था। उन्होंने एक यादगार फिल्म बनाई। उनका उद्देश्य कर केवल मात्र धन अर्जित करना होता तो वे ये फिल्म बनाते ही नहीं। उन्होंने इसमें गहरी संवेदना व्यक्त की और जिस तरह से वे खुद थे, सरल भावुक, वही उन्होंने इस फिल्म में दर्शाया। इसलिए जो लोग केवल पैसा कमाना अपना उद्देश्य समझते हैं जीवन का, तो उनकी समझ में ऐसी भावुकता, ऐसी संवेदना उनकी समझ से बाहर थी। ये फिल्म ऐसी थी। अब अंतिम प्रश्न, उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। दुरूह का अर्थ होता है कठिन। इसका अर्थ यह है कि शैलेंद्र जी के लिखे गीत भावनाओं से भरे हुए थे, उनमें गहराई होती थी। उनके गीत आम लोगों के लिखे गीत थे, जिसे आम लोग भी समझ लेते थे। उनके गीतों की भाषा जो होती थी वो बहुत सरल, सहज और आम बोलचाल की होती थी। उसमें क्लिष्टता यानी कोई भी कठिनाई नहीं होती थी लोगों को समझने में। उनके ऐसे गीत हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। ऐसा मानो उन गीतों को गाकर हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे तरोताजा से हो गए, हम अपना दुख कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो ऐसे गीत थे उनके जिनमें भावनाएं भरी हुई थी, कठिनता नहीं थी। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपकी कक्षा के अन्य पाठ देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।